हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एंटरप्रेन्योर्स फाउंडर्स मुझसे बहुत बार पूछते हैं, जो कि है कि टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग, किन किन टाइप्स की स्टार्टअप फंडिंग होती है। अब जब मैं गूगल पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही टाइप किया टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग, तो मुझे दिखा कि टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग में ज़्यादातर आर्टिकल जितने हैं, इनफैक्ट 99% आर्टिकल्स हैं, एंजल फंडिंग होती है, एंजल राउंड होता है, सीरीज राउंड होता है, सीरीज ए बी सी, क्राउड फंडिंग होती है। टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग का मेरे मतलब ये नहीं है, ये वाली फंडिंग नहीं है। मेरा मतलब है कि किस तरीके से स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जाता है। डेब्ट फंडिंग होती है, एक्विटी फंडिंग होती है, कन्वर्टेबल नोट्स होते हैं, और आजकल एक और बहुत ज़्यादा चल रहा है जो कि सीसीपीएस होते हैं, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा क्योंकि फाउंडर्स को यूजुअली बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स, इनको इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग, कि इनका मतलब क्या रहता है। और वो यूजुअली डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कन्वर्टेबल नोट्स बोल के इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया और कहीं वो इन्वेस्टर पार्शियल ना हो जाए या ज़्यादा इक्विटी ना ले ले। तो आज मैं आपको इन सब के बारे में बहुत ही क्लियरली बताऊंगा। मेजरली चार टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चार टाइप्स होती हैं स्टार्टअप फंडिंग की, और उनके बारे में मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा कि क्या होती हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल से बात करते हैं, डेब्ट। मैं लिखूंगा भी नहीं डेब्ट के बारे में। डेब्ट फंडिंग, डेब्ट मतलब क्या होता है? लोन, किसी से भी लोन लेना। तो डेब्ट फंडिंग बहुत ही सिंपल है। आप एक लोन लेते हैं इन्वेस्टर से, और वो लोन आपको चुकाना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। सेम चीज़ डेब्ट फंडिंग में होता है। आप अगर इन्वेस्टर से आपने 50 लाख रुपए लिए हैं तो वो आपको चुकाने पड़ेंगे इन्वेस्टर को इंटरेस्ट के साथ। अब उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, रीपेमेंट का, इंटरेस्ट कितना रहेगा, ये डिपेंड करता है आप पे और इन्वेस्टर पे डिसाइड करने में। यूजुअली हो सकता है आप उसको ईएमआई बेस पे चुकाएं। ज़रूरी नहीं है वो ईएमआई मंथली बेस पे, हो सकता है ईएमआई हर 6 मंथ में देनी हो, या हो सकता है वो आपको वन शॉट में वापस करना हो 3 साल के बाद। वो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, कुछ भी फिक्स नहीं है। वो आपकी कंफर्ट के ऊपर है कि आप कैसे चुकाना चाहते हैं और इन्वेस्टर से आप कैसे नेगोशिएट करते हैं। अब आते हैं सबसे फेमस इंस्ट्रूमेंट ऑफ फंडिंग, जिसको बोलते हैं एक्विटी फंडिंग, राइट। सो आई वुड से 90% ऑफ द स्टार्टअप डील्स, 90 नहीं बोलूंगा मैं, 80% ऑफ स्टार्टअप डील्स जो होती हैं वो एक्विटी फंडिंग पे होती हैं। अब एक्विटी फंडिंग क्या होती है उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्विटी क्या होती है। एक कंपनी, इन एक कंपनी का मतलब होता क्या है आप ये समझिए। एक जो कंपनी होती है वो शेयर्स से मिलके बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कंपनी फॉर्म करी तो उसमें 10,000 शेयर्स थे, उन शेयर्स की कुछ वैल्यू होगी, और इन्हीं शेयर्स को हम एक्विटी बोलते हैं। तो अगर दो फाउंडर हैं इस कंपनी के और उनके पास 50-50% कंपनी है, इसका मतलब ये हुआ कि एक फाउंडर के पास 5,000 शेयर्स रहेंगे और दूसरे फाउंडर के पास 5,000 शेयर्स रहेंगे। मतलब इसके पास 50% कंपनी है और इसके पास 50% कंपनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन फाउंडर्स के पास 50-50% एक्विटी है। तो एक्विटी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, उसका परसेंटेज जो होता है ना, उसको एक्विटी बोलते हैं। अब एक्विटी फंडिंग बहुत ही सिंपल हो गया है। आप अगर एक्विटी का मीनिंग समझ गए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, उसके बदले में आप इन्वेस्टर को पैसे चुकाने का वादा नहीं करते, उसके बदले में आप इन्वेस्टर को अपनी कंपनी का शेयर्स देते हैं, कंपनी का ओनरशिप देते हैं, एक परसेंटेज। सो फॉर एग्जाम्पल, इस एक्विटी फंडिंग में इन्वेस्टर आएगा और बोलेगा कि मुझे 10% चाहिए कंपनी का, तो वो 10% कंपनी का इन्वेस्टर का हो जाएगा और फाउंडर्स का कम हो जाएगा। इस फाउंडर का 45% हो जाएगा, इस फाउंडर का 45% हो जाएगा। डाइल्यूट हो जाता है शेयर्स। डाइल्यूशन पे मैं नहीं जाता हूँ, उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। अभी आप फंडिंग समझिए। तो एक्विटी फंडिंग मतलब सिंपल है, आपने कंपनी का 10% इन्वेस्टर को दे दिया और अब वो फाइनल है। अब ये चेंज नहीं हो सकता फ्यूचर राउंड्स में। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को इन्वेस्टर बोले मुझे और ज़्यादा चाहिए या मुझे कम चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये फिक्स हो जाता है। अब एक्विटी फंडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत सारे फाउंडर्स मुझसे पूछते हैं कि क्या पैसे वापस करने की ज़रूरत होती है? नहीं होती है। अगर आपने इन्वेस्टर से 1 करोड़ रुपए लिए हैं एक्विटी फंडिंग में और उसको 10% ऑफ द कंपनी दी है, तो आपको वो पैसे लेने वापस करने की कोई कंपलसरी ज़रूरत नहीं होती है। ये इन्वेस्टर की रिस्क है। इसलिए स्टार्टअप फंडिंग में ये खुश होने की बात नहीं है। बहुत सारे फाउंडर्स अब खुश हो जाएंगे कि वाह, फ्री का पैसा मिल रहा है। नहीं, इसकी वजह से
स्टार्टअप फंडिंग डिफिकल्ट होती है। आप सोचिए क्यों कोई अपना इतनी बड़ी रिस्क लेगा कि आपकी नई कंपनी में अपने पैसे लगाएगा और कुछ गारंटी नहीं है कि उसको पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं। सिर्फ ये गारंटी है कि अगर आपकी कंपनी बड़ी हुई तो उसका 10% जो हिस्सा है वो बड़ा अमाउंट हो जाएगा, आगे चल के वो बेच पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए स्टार्टअप फंडिंग रेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो गाइज ये हो गई इक्विटी फंडिंग, बहुत सिंपल है। अब आते हैं कन्वर्टेबल नोट्स। ये भी बहुत फेमस है और आजकल स्पेशली जो फर्स्ट राउंड होता है ना, एंजल राउंड, सीड राउंड, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। कन्वर्टेबल फंडिंग नहीं बोलूँगा मैं इसको, कन्वर्टेबल नोट्स बोलते हैं ज़्यादातर। अब कन्वर्टेबल नोट्स क्या होते हैं? अब मान लीजिए मैं एक फाउंडर हूँ और आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है? या आप एक फाउंडर हैं और मैं इन्वेस्टर हूँ, और आप अपनी स्टार्टअप को लाए मेरे पास कि मुझे आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए मैं रेडी हो गया इन्वेस्ट करने के लिए आपके स्टार्टअप में। मान लीजिए मैं आपके स्टार्टअप में 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया। अब उस 1 करोड़ के बदले में आप मुझे कितने परसेंट इक्विटी देंगे, कितने परसेंट ओनरशिप देंगे अपनी कंपनी में? आप बोलेंगे कि मैं आपको आप ये बोल सकते हैं एज अ फाउंडर कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन है 10 करोड़, तो इस हिसाब से मुझे कितनी इक्विटी मिलेगी? 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़, 10% इक्विटी। लेकिन मैं एज एन इन्वेस्टर बोलूंगा कि अभी तो आपकी कंपनी बहुत नई है ना, आपके रेवेन्यू है, बिल्कुल नई कंपनी है, तो मैं आपका वैल्यूएशन कैसे निकालूं? मुझे नहीं लगता आपका वैल्यूएशन 10 करोड़ है, मुझे लगता है आपका वैल्यूएशन 5 करोड़ है, और तो मुझे 20% आपकी कंपनी मिलनी चाहिए। आप बोलोगे नहीं 10%, मैं बोलूंगा 20%, तो इसमें दोनों का लॉस हो सकता है। हो सकता है आप 15% पे हम लोग सेटल करें, और हो सकता है आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन एक्चुअली 10 करोड़ हो और मुझे 10% ही मिलनी चाहिए थी। इसमें आपका लॉस हो गया कि आपकी कंपनी की ज़्यादा ओनरशिप चली गई इन्वेस्टर के पास। हो सकता है मेरा लॉस हो जाए, हो सकता है आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 10 करोड़ 5 करोड़ भी नहीं था, सिर्फ 2 करोड़ था, तो मुझे 50% कंपनी मिलनी थी। तो यूजुअली जो नए स्टार्टअप्स होते हैं ना, उसमें वैल्यूएशन फाइंड करने का कोई तरीका नहीं होता है, कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं होता है, तो इसमें दोनों के लॉस होने की चांसेस रहती है। तो क्या करते हैं ना, इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स ये एग्रीमेंट करते हैं कि अभी इस पॉइंट पे आप हमारी कंपनी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो, लेकिन हम आपको इक्विटी अभी नहीं देते। इन्वेस्टर बोलता है कि मैं इक्विटी अभी नहीं लूंगा, आप अपनी कंपनी चलाओ, और जब आप 1-2 साल बाद नेक्स्ट राउंड रेस करोगे, होपफुली जब तक आपका रेवेन्यू हो जाएगा, होपफुली जब तक आपकी कंपनी स्टेबल हो जाएगी, और एक बार रेवेन्यू आ जाता है, कंपनी स्टेबल हो जाती है, तो आप उसका वैल्यूएशन निकाल सकते हो। और जब आप जो नेक्स्ट राउंड रेस करोगे 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, उसमें जो वैल्यूएशन रहेगा उस राउंड का, उस वैल्यूएशन पे मैं इस 1 करोड़ को अपना इक्विटी में कन्वर्ट कर लूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 1 करोड़ लगाए और 2 साल बाद आपकी कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 10 करोड़ का, ठीक है, या फिर 20 करोड़ का, जितने का भी हो गया, तो मैं उस हिसाब से मान लीजिए अगर 10 करोड़ का हो गया तो मैं 2 साल बाद 10% ले लूंगा आपसे। यूजुअली ऐसा होता है, डिस्काउंट रेट पे होता है, क्योंकि ये पैसे पहले लगाए गए थे तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिलता है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी परसेंटेज। तो अगर 2 साल बाद आपका वैल्यूएशन जो आपने राउंड रेस किया है उसमें आपने वैल्यूएशन 10 करोड़ रखा है, तो इस इन्वेस्टर को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा उससे, मतलब थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा डिस्काउंट पे मिलेगा। तो हो सकता है अगर वो डिस्काउंट 50% फिक्स हुआ हो कि 2 साल बाद आप जो भी वैल्यूएशन पे रेस करोगे उसका 50% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे मैं अपनी इक्विटी कन्वर्ट कर लूँगा। तो अगर आपने 10 करोड़ पे रेस किया, उसका 50% हो जाएगा 5 करोड़, तो इस इन्वेस्टर को मिल जाएंगे 20%। अब ये उसको उस टाइम पे नहीं मिले थे जब उसने इन्वेस्ट किया था, ये उसको 2 साल बाद मिले हैं, जब आपका वैल्यूएशन अब काफ़ी कॉन्क्रीट हो गया है, आप उसको मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा निकाल सकते हो। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपका लॉस होना भी बच जाता है, फाउंडर का और इन्वेस्टर का भी। हो सकता है शुरू में इन्वेस्टर 30% ले लेता आपकी कंपनी का, तो आपको लॉस हो जाता। हो सकता है आप शुरू में इन्वेस्टर को 5% देते, तो इन्वेस्टर का लॉस हो जाता। अब इन्वेस्टर को मिले हैं 20% 2 साल बाद। इससे क्या होता है ना, इससे ये होता है कि अब इन्वेस्टर को और आपको एक बेस मिल गया है कि हाँ यही हमारा वैल्यूएशन है, हमारा रेवेन्यू भी है, तो हम अच्छे से इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कन्वर्टेबल नोट्स। अब आते हैं लास्ट, और ये बहुत आजकल चल रहा है, इन्वेस्टर यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं CCPS, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है, अब ये देखते हैं। कन्वर्टेबल नोट्स को ध्यान में रखिएगा। कन्वर्टेबल नोट्स में जब मैंने एज एन इन्वेस्टर आपकी कंपनी में मैंने एज एन इन्वेस्टर आपकी कंपनी में 1 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो उस टाइम पे मैंने इक्विटी नहीं ली, राइट? मैंने इक्विटी बाद में ली जब 2 साल बाद आपने दूसरा इन्वेस्टमेंट राउंड रेस किया। CCPS में क्या होता है, स्टेप 1,
जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तब भी मैं इक्विटी लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ और उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं 10% आपकी कंपनी की इक्विटी लूंगा। अब इसमें थोड़ा सा फंडा रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंपल रखूंगा। कंपनी में अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं, राइट। एक होता है कॉमन शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो सीसीपीएस में जो आप शेयर्स इशू करते हो इन्वेस्टर को, वो प्रेफरेंस शेयर करते हो। बाकी सबके पास कॉमन शेयर्स रहते हैं, एज अ फाउंडर आपके पास कॉमन शेयर्स रहेंगे, लेकिन सीसीपीएस राउंड में आप इन्वेस्टर को प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूड कर देते हो। प्रेफरेंस शेयर्स का फंडा ये है कि आगे चल के ये प्रेफरेंस शेयर्स जो ये इन्वेस्टर है वो कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है, उसके हिसाब से, उसकी कंडीशंस के हिसाब से। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिए, तो उस हिसाब से मैं 10% इक्विटी अभी ले लूंगा। लेकिन स्टेप 2, टारगेट्स एंड टाइमलाइंस। टारगेट्स एंड टाइमलाइंस होती है। इसमें यह होता है कि मैं आपको कुछ टारगेट दूंगा, परफॉर्मेंस टारगेट्स, और या कुछ टाइमलाइंस होंगी कि 2 साल में आपको अपनी कंपनी का रेवेन्यू 2 करोड़ करना है। अगर आप ये रेवेन्यू नहीं करोगे तो 2 साल बाद मैं अपनी जो 10% इक्विटी मैंने अभी ली है इन द फॉर्म ऑफ सीसीपीएस, उसको मैं 20% में कन्वर्ट कर लूंगा इन कॉमन स्टॉक। तो अगर ये टारगेट फुलफिल नहीं हुआ तो इस 10% को इन्वेस्टर 20% में भी कन्वर्ट कर सकता है, या 30 में भी कर सकता है, 50 में भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन टारगेट्स और टाइमलाइंस। तो इसमें आपको ये केयरफुल होने की जरूरत है कि आप इस पे नेगोशिएट करें, टारगेट्स और टाइमलाइंस क्या है कन्वर्जन की, क्या क्या रेशियो पे कन्वर्ट होगा। 1:2 है, 10 का 20 कर लिया, कि रेशियो क्या है। तो टारगेट्स ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो आप अचीव ही ना कर पाए। कोई कोई इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, आपको ऐसे टारगेट दे देंगे जो उनको पता है अचीव ही नहीं होंगे। उससे क्या होगा, वो डेफिनेटली कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन टारगेट्स ऐसे होने चाहिए जो कि फेयर हो, अचीवेबल हो, जिससे आप दोनों को फेयर चांस मिले। अगर आप उनको नहीं अचीव कर पाए तो आपकी गलती है, तो उसका भी बनता है इक्विटी डबल होने का। लेकिन अगर आपने अचीव कर लिया, अगर वो फेयर टारगेट्स हैं, तो इसकी इक्विटी मान लीजिए 20% नहीं होगी, 10% ही रह जाएगी, या 12% हो जाएगी। आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं कितना होगा। फर्क ये है इन दोनों में कि कन्वर्टेबल नोट्स में क्या होता है ना, कि शुरू में इक्विटी नहीं मिलती है, यहाँ पे शुरू में मिलती है इन टर्म्स ऑफ सीसीपीएस, प्रेफरेंस शेयर्स। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, कन्वर्टेबल नोट्स में जो आपका जो कन्वर्ट होता है इक्विटी में एट अ लेटर डेट, जब आप फंडिंग रेस करते हो, वो तब कन्वर्ट होता है जब आप नेक्स्ट फंडिंग रेस करते हो, राइट। और उसके वैल्यूएशन के हिसाब से होता है। लेकिन इसमें कोई फंडिंग जब आप रेस करते हो या उसके वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं होता है, इसमें टारगेट्स और टाइमलाइंस के हिसाब से इक्विटी कन्वर्ट होती है। तो ये भी आजकल इन्वेस्टर्स यूज कर रहे हैं। अगर मान लो इन्वेस्टर्स को, मुझे आप एज अ फाउंडर आप पे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं पता यार कि आप जो मुझे दिखा रहे हो आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, वो आप अचीव कर भी पाओगे कि नहीं, तो मैं आपको टारगेट दूंगा कि ठीक है भाई, अभी तो मैं 10% ले रहा हूँ कंपनी का, लेकिन अगर आपने जो बोला आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे तो मैं उसको 20% में कन्वर्ट कर लूंगा। अब बहुत सारे लोग ये पहली बात हम लोग का खत्म हो चुका है। इक्विटी, कन्वर्टेबल नोट, सीसीपीएस, डेप्ट फंडिंग जो मैंने बताया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप भूल ना जाएं, आपको सब याद रहेगा। डेप्ट फंडिंग जो मैंने बोल के बताया था, ये सिंपल होता है, लोन होता है। अच्छा, इन सब में किसी में, इन तीनों में आपको पैसे वापस करने की जरूरत नहीं रहती है। जिसमें भी आप इक्विटी देते हैं इन्वेस्टर को, उसमें पैसे नहीं वापस करने रहते हैं, ठीक है। सीसीपीएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मैंने आपके लिए इजी कर दिया है। सीसीपीएस यूजुअली पब्लिक कंपनीज के लिए होता है, मैंने आपको इजी करके समझाया है। इसमें मैंने सब डिविडेंड्स और प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह के सब फंडे हटा दिए, आपको सिंपल समझाया। अब बहुत सारे लोग, एक टर्म होता है एंटी डाइल्यूशन, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सीसीपीएस और कन्वर्टेबल नोट्स एंटी डाइल्यूशन की तरह है। नहीं, वो एंटी डाइल्यूशन नहीं है। एंटी डाइल्यूशन ये होता है कि अगर इन्वेस्टर को आपने शुरू में 10% इक्विटी दी, आपके स्टार्टअप वैल्यूएशन था मान लीजिए 10 करोड़ के बराबर, तो आपने उसको 10% वैल्यू इक्विटी दी। अब कल को जब आप नेक्स्ट राउंड रेस कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आपका स्टार्टअप वैल्यूएशन कम हो जाए, उससे तो उसको लॉस हो जाएगा ना, इसने ज्यादा पे इन्वेस्ट किया। और उल्टा, जब आपके स्टार्टअप को ग्रो करना चाहिए, आपका वैल्यूएशन कम हो गया, तो फिर इन्वेस्टर क्या बोलता है कि भाई अगर स्टार्टअप वैल्यूएशन कम हो गया, तो अगर आप नेक्स्ट राउंड रेस कर रहे हो ना, तो मैं अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करूंगा, मैं 10% ही रखूंगा। तो भले ही नेक्स्ट इन्वेस्टर आए और वो 20% और डाले कंपनी में, तो आइडियली अगर नेक्स्ट इन्वेस्टर आया, उसने 20% दिया, तो इसका 8% होना चाहिए, डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन वो बोलेगा कि मुझे डाइल्यूट नहीं करना है, तो आपको इसको और शेयर्स देने पड़ेंगे, जिससे
वो वापस 10% पे आ जाए, 2% आपको एक्स्ट्रा शेयर्स देने पड़ेंगे इसको, राइट। इसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूशन, जो कि एक्चुअली कैप रहता है। ये एंटी डाइल्यूशन नहीं है, इसमें 10% से 20% ज़्यादा भी जा सकता है, राइट। तो एंटी डाइल्यूशन एक क्लॉज होता है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, वो एक क्लॉज होता है, और वो क्लॉज फ्रैंकली किसी में भी हो सकता है, इस टाइप में, इस टाइप में, इस टाइप में, एंटी डाइल्यूशन क्लॉज किसी में भी हो सकता है। और आई होप मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया है कि टाइप्स ऑफ फंडिंग क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फंडिंग क्या होते हैं। मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली, मैंने देखा कि ईजिली अवेलेबल नहीं है गूगल पे या यूट्यूब पे फाउंडर्स के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बनाऊं। और ये वीडियो हिंदी में बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं हिंदी में वीडियो बनाऊं मैं। अब आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इसको लेके, तो आप मेरे इंस्टाग्राम, या तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है रजत यादव इंस्टा, मैं उस पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। और आई होप आप ये समझ गए हैं, और अगर आप फंडिंग रेस कर रहे हैं इसको लेके, तो ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।